हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज़। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और आज इस वीडियो के दौरान हम फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस में सॉइल फिजिक्स के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है सॉइल स्ट्रक्चर। तो अगर इस वीडियो से पहले का वीडियो आपने देखा है तो आप जानते होंगे कि पिछले वीडियोज़ के अंदर हम सॉइल टेक्सचर से रिलेटेड जो भी बातें हैं उनके बारे में अच्छे से बात कर चुके हैं। पिछले वीडियोज़ के अंदर हम सॉइल टेक्सचर और सॉइल सेपरेट्स में क्या फ़र्क होता है और साथ में सॉइल टेक्सचर से जुड़े हुए कौन कौन से जो अलग टॉपिक्स हैं, यानी उसके डिटर्मिनेशन के मेथड्स वगैरह, उन सब के बारे में पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। तो अगर इन केस आपने इस वीडियो से पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन्हें ज़रूर चेक करिएगा। उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में। तो सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में अगर हम सबसे पहले डेफिनेशन के रूप में पढ़ें तो इसका मतलब ये है कि इट्स अ अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी सॉइल पार्टिकल्स। क्या है ये सॉइल स्ट्रक्चर? तो सॉइल स्ट्रक्चर का मतलब हम समझते हैं ये अरेंजमेंट है प्राइमरी सॉइल पार्टिकल्स का। अरेंजमेंट का मतलब आप समझ सकते हैं कि अच्छा, पहले तो ये समझें कि प्राइमरी सॉइल पार्टिकल्स कौन से। प्राइमरी सॉइल पार्टिकल्स यानी सॉइल सेपरेट्स। सॉइल सेपरेट्स यानी सैंड, सिल्ट और क्ले। तो किसी सॉइल के अंदर सैंड के पार्टिकल या सिल्ट के पार्टिकल या क्ले के पार्टिकल, है ना, तो या इनका जो भी मिक्सचर है वो पार्टिकल्स किस तरह से अरेंजमेंट के रूप में बैठे हैं, किस तरह से अरेंज हुए बैठे हैं, उनकी का पर्टिकुलर क्या शेप बन रही है उनके अरेंजमेंट की, है ना। तो इस सब चीज़ों को जब हम स्टडी करते हैं तो उस टॉपिक को हम क्या कहेंगे, फिर उसे हम सॉइल स्ट्रक्चर कहेंगे, है ना। तो इन अ सर्टीन स्ट्रक्चरल पैटर्न, जिससे कि हमें एक स्ट्रक्चरल पैटर्न बनता हुआ नजर आता है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, सॉइल स्ट्रक्चर कहते हैं। ओके, तो सॉइल स्ट्रक्चर जो है उससे रिलेटेड हम देखते हैं तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एग्जामिनेशन में सीधा ही इनसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे सबसे पहली टर्म जो है बहुत फेमस है, आई थिंक आपने भी ऑलरेडी सुन ही रखी होगी, कि जो पैड्स है, पैड्स का क्या मतलब है। तो हम देखते हैं सॉइल के अंदर नेचुरली अकरिंग जो सॉइल एग्रीगेट्स हैं, एग्रीगेट्स मतलब जुड़ाव, यानी हम देखते हैं गट्ठे से जो बन जाते हैं ना सॉइल के अंदर, तो नेचुरली जो हम देखते हैं सॉइल के अंदर हम देख सकते हैं एग्रीगेशन, यानी इकट्ठा होने से जो हिस्से बन जाते हैं सॉइल के अंदर, उन्हें हम क्या कहते हैं, पैड्स कहते हैं। नेचुरली बन रहे हैं जो, और साथ में अगर हम देखते हैं आर्टिफिशियली, यानी इंसान की उनकी कोई एक्टिविटी की वजह से अगर वो बनते हैं, इंसान की एक्टिविटी, जैसे कि आप समझ सकते हैं टिलेज वगैरह अगर हम देख रहे हैं किसी सॉइल के ऊपर किया जाता है, तो उसमें सॉइल की अगर हम देखते हैं गट्ठे वगैरह से, यानी उनके एग्रीगेशंस अगर बनते हुए नजर आते हैं, तो उसे आर्टिफिशियली जो हम देख रहे हैं एग्रीगेशन जो बन रहे हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं, उन्हें हम क्लॉड्स कह देते हैं। तो पैड्स और क्लॉड्स में दी फेमस क्वेश्चन है, हमेशा एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें, और ध्यान है तो अच्छी बात है ना। और साथ में एक और टर्म होती है जिसे हम कहते हैं कॉन्क्रीशन। कॉन्क्रीट मतलब आपने क्या समझा है, कॉन्क्रीट मतलब आपके दिमाग में कोई पत्थर या डामर या अल्टीमेटली कोई पत्थर जैसी स्ट्रक्चर्स या लेयर सामने दिमाग में बननी चाहिए, है ना। कॉन्क्रीट का मतलब हम पत्थर से रिलेट करते हैं, तो यहाँ कॉन्क्रीशन का मतलब भी आप इसी तरह से समझ सकते हैं कि कोहेरेंट मास फॉर्म्ड विद इन द सॉइल। ऐसा मजबूत हम देखते हैं मास, या हम देख सकते हैं मटेरियल, जो कैसे बना है, जो सॉइल के अंदर बना है, सॉइल के नीचे की तरफ हम लेयर्स के रूप में बना हुआ देखते हैं। कैसे बनता है ये? बाय द परकुलेशन ऑफ सर्टेन केमिकल्स। कुछ केमिकल्स जैसे कि मान लीजिए कैल्शियम के आयन Ca+2, कार्बोनेट के आयन CO3-2। तो कैल्शियम कार्बोनेट के आयन मान लेते हैं पानी के अंदर डिसॉल्व हुए और डिसॉल्व होकर कुछ नीचे की लेयर्स में जमा हो गए, तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो हम देख रहे हैं मार्बल सा, या कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं ये जो सॉल्ट के रूप में जो नीचे जमा हो जाएगा, तो इस सॉल्ट के रूप में जमा हो जाने की प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं, कॉन्क्रीशन कह सकते हैं। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो मटेरियल बन रहा है ये कोहेरेंट मास के रूप में हम इसे समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये भी एक टर्म है जो हम सॉइल स्ट्रक्चर के रूप में समझते हैं, ठीक है। तो सॉइल स्ट्रक्चर इस तरह से क्या होता है, और उससे रिलेटेड कुछ तीन टर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए वो हमने जानी। अब नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर हम ये बात करेंगे कि सॉइल स्ट्रक्चर का भी एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन है। सॉइल स्ट्रक्चर के अंदर तीन मेन हम देखते हैं, हमें पॉइंट्स को, कैटेगरीज को हमें समझना होता है। सबसे पहली जो कैटेगरी होती है वो होती है ग्रेड्स। तो ग्रेड्स क्या होते हैं, उसके बाद हम समझते हैं क्लासेस क्या होती हैं, और उसके बाद हम समझते हैं टाइप्स, यानी सॉइल स्ट्रक्चर की टाइप्स क्या हैं। अब इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, तो आप जानते ही होंगे कि टाइप्स, है ना। टाइप्स के ऊपर एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन हम इनको भी स्टडी करेंगे। यानी किसके बारे में बात करेंगे, सबसे पहले हम ग्रेड्स क्या हैं, उसके बाद क्लासेस क्या हैं, और उसके बाद हम जानेंगे कि इनके अलग अलग क्या हैं, टाइप्स क्या होते हैं। तो टाइप्स से रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो।
साथ में एट द एंड हम ये भी जानेंगे कि सॉइल स्ट्रक्चर का मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है, सॉइल स्ट्रक्चर को मैनेज किस तरह से किया जा सकता है। इसके ऊपर भी कई प्रैक्टिस लॉजिकली कॉन्सेप्ट्स लगते हैं जो आपको पता होनी चाहिए, तो उनके बारे में भी लास्ट में हम बात करने वाले हैं। ओके, और साथ में आपको फिर से बताना चाहूँगा कि फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस से ही रिलेटेड पीडोलॉजी जो सब्जेक्ट है, पीडोलॉजी के ऊपर मैं कई वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर इस वीडियो से पहले की वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में। तो क्लासिफिकेशन के अंदर मैंने 3 बातें आपको मैंने पहले ही बता दी कि ग्रेड्स, क्लास और टाइप्स, इस रूप में इसे 3 कैटेगरीज के रूप में हमें पढ़ना है। तो ग्रेड्स क्या होती हैं? ग्रेड्स रिप्रेजेंट करती हैं द स्टेबिलिटी और द स्ट्रेंथ ऑफ द पैड। पैड्स क्या? नेचुरली अक्रीन सॉइल एग्रीगेट्स, है ना। सॉइल के अंदर नेचुरली जो सॉइल के हम देख रहे हैं गड्ढे से जो बन रहे हुए दिख रहे हैं, उसका समूह जो हम देख रहे हैं, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? जो उनकी स्टेबिलिटी या स्ट्रेंथ कितनी है, वो मजबूती से किस तरह से जुड़े हुए हैं, उसकी मजबूती को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? तो हम देखते हैं वो ग्रेड्स रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ग्रेड्स जो है उस तरह से हम देख रहे हैं मेन 2 तरह से डिवाइड की जाती हैं। पहली स्ट्रक्चरलेस। स्ट्रक्चरलेस ग्रेड का मतलब आप समझ सकते हैं कि इसकी कोई पर्टिकुलर डिफाइंड शेप नहीं है, जिसमें पर्टिकुलर हम देख रहे हैं पैड्स जो हैं वो कोई पर्टिकुलर शेप नहीं बना रहे, है ना, कोई स्ट्रक्चर सी बना ही नहीं रहे, तो उस शेप तो नहीं बोलना चाहिए, कोई स्ट्रक्चर नहीं बना रहे, है ना, तो कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं है उसके अंदर, तो हम कह रहे हैं स्ट्रक्चरलेस कंडीशन। तो स्ट्रक्चरलेस कंडीशन भी 2 तरह की हो सकती है, जिसमें से पहली जो टाइप है वो है सिंगल ग्रेन। सिंगल ग्रेन यानी हर एक पार्टिकल अपन देख सकते हैं अलग अलग डिवाइड होता हुआ सा नजर आता है। जैसे कि सैंड, आप जानते हैं रेगिस्तानी मिट्टी जो है उसे उठाएं और ऐसे अपन धूल के उसको हाथ को रूप में अगर छोड़ें, तो आप भी जानते हैं कि उसमें से हर एक पार्टिकल हमें साफ साफ अलग सा होता हुआ नजर आता है, उसकी कोई पर्टिकुलर क्या है, अरेंजमेंट नहीं है, तो उसे सिंगल ग्रेन के रूप में यानी हम सैंड को पढ़ते हैं। याद कर लेंगे कि सिंगल ग्रेन यानी हम देखते हैं सैंड पार्टिकल। और मैसिव, मैसिव यानी हम देख सकते हैं जुड़े हुए तो बहुत अच्छे से हैं, जुड़े हुए तो हम देख रहे हैं बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, और लेकिन उनका कोई पर्टिकुलर सही अरेंजमेंट नहीं है, उसका कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है, तो उस कंडीशन में हम देख रहे हैं उसे मैसिव स्ट्रक्चरलेस कंडीशन कह सकते हैं। मैसिव स्ट्रक्चरलेस कंडीशन किस में देखते हैं हम? क्ले पार्टिकल्स के अंदर देखते हैं। ओके, साथ ही हम ये देखते हैं जो स्ट्रक्चर्ड है, स्ट्रक्चर्ड जो है उसके अंदर हम देखते हैं 3 कैटेगरीज हैं। पहली है वीक, दूसरी है मॉडरेट और लास्ट में है स्ट्रॉन्ग। तो इसमें ज़्यादा डिटेल्स हमें याद नहीं रखनी है, बस इतना ही याद रखना है कि वीक भाई जिसके अंदर स्ट्रक्चर को अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स दें तो वो आसानी से बिखर जाएगा, है ना, उसके पैड्स आसानी से टूट सकते हैं। मॉडरेट यानी उसके अंदर आसानी से नहीं टूटेंगे, और स्ट्रॉन्ग यानी उसके अंदर बहुत ज़्यादा ही हमें पावर देनी पड़ेगी तब जाके वो स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो पाएगा। तो कहने का मतलब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपस में जुड़े हुए हैं, है ना। तो इस तरह से भी हमें स्ट्रक्चर्ड के रूप में 3 कैटेगरीज पता होनी चाहिए। तो इस तरह से हम पहले देखते हैं कि ग्रेड्स क्या होते हैं, है ना। ग्रेड्स के बाद हम जो देखते हैं वो है क्लासेस। क्लासेस किसे रिप्रेजेंट करती हैं? ये तो रिप्रेजेंट कर रही थी स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ को, कितना मजबूती से जुड़ा हुआ है, लेकिन क्लासेस रिप्रेजेंट करती हैं साइज ऑफ द पैड को, कि पैड्स का साइज क्या है, छोटा है, बड़ा है या पतला है, मोटा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं उसका साइज क्या है। तो साइज जो है उसके रूप में हम देख रहे हैं 5 कैटेगरीज हैं। कितनी क्लासेस हैं? 5 क्लासेस हैं। पहली क्लास जो है वो है वेरी फाइन यानी बहुत ही छोटे पार्टिकल्स, और उसका स्ट्रक्चर जो है बहुत ही पतला, तो बहुत ही पतला यानी उसे वेरी थिन कह सकते हैं। वेरी फाइन को ही वेरी थिन के रूप में समझते हैं। दूसरा हम देखते हैं फाइन और थिन। फाइन का मतलब ये ऊपर वाला क्या था? वेरी फाइन। नेक्स्ट क्या है? फाइन, मतलब थोड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे और मोटे होंगे, तो थोड़े मोटे लेयर के रूप में देख सकते हैं, तो उसे थिन कह दिया गया। और उसके बाद हम देख रहे हैं तीसरी क्लास जो है वो है मीडियम यानी और बड़े पार्टिकल्स। फिर और बड़े तो हम उसको कहते हैं कोरस, और कोरस से भी बड़े हो तो उसे वेरी कोरस कह दिया। ठीक है, तो इसे हम इजीली, इसे नाम तो हम इजीली याद कर ही सकते हैं कि वेरी फाइन, मीडियम, कोरस एंड देन वेरी कोरस। तो ये तो आपने देखे इसके नाम है। इसकी अगर आप जानना चाहें कि पर्टिकुलर साइज, जैसे यहाँ लिखा है ना साइज ऑफ पैड, साइज कितना होता है पैड का, तो वो मैं आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक चार्ट के रूप में रिप्रेजेंट कर दूंगा। इस चार्ट से मुझे नहीं लगता एग्जामिनेशन में या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इन केस फिर भी आप अपने नॉलेज बढ़ाने के लिए उसे नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। ओके, वो स्क्रीन के ऊपर चार्ट अवेलेबल है ये आपके पास। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 5 क्लासेस होती हैं। अब क्लासेस के बाद क्या होता है? तो क्लासेस के बाद हम देखते हैं देयर आर टाइप्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। तो टाइप्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर आप भी जानते होंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता
है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा हमारे लिए एग्जामिनेशन के पर्पज से। ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो शेप ऑफ द पैड्स। पैड्स मतलब नेचुरली अकरिंग सॉइल एग्रीगेट्स, जो कि उसका शेप कैसा है, मतलब किस तरह की शेप जो है ना, आकृति है उनकी। तो हम देख रहे हैं, पहला हम देखते हैं वो है प्लेट लाइक। प्लेट लाइक का मतलब आप समझ सकते हैं जो एकदम फ्लैट प्लेन के रूप में, मतलब प्लेट के रूप में देखें हम। ब्लॉकी, ब्लॉकी का मतलब जो एक ब्लॉक यानी क्यूब के रूप में हम देखेंगे। तीसरा हम देखते हैं प्रिज्मेटिक। प्रिज्मेटिक के अंदर यहाँ हम कॉलम से रिलेट करते हैं, कॉलम जैसे दिखाई देते हैं जो। और हम देखते हैं फोर्थ वन इज स्फीरॉइडल। स्फीरॉइडल यानी गोल, है ना। तो हम देखते हैं स्फीरॉइडल स्ट्रक्चर। तो ये जो 4 मेन हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर हैं, इनके बारे में हमें डिटेल्स में और पढ़ना है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है ना। तो इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड के अंदर भी हम बात करने वाले हैं। साथ ही एक चीज़ और आप इस तरह से ध्यान रखें कि ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर आपसे ये भी पूछें अगर कि सॉइल स्ट्रक्चर के बिहाफ पे अगर सॉइल की नेमिंग करनी है, अगर हमें उसकी नेमिंग करनी है तो हम क्या सीक्वेंस फॉलो करेंगे, तो ये सीक्वेंस ही फॉलो करेंगे। यानी पहले हम उसका ग्रेड का नाम लिखेंगे, जैसे कि लेट से हम कह रहे हैं मॉडरेट। उसके बाद हम उसकी क्लास का नाम लिखेंगे, मतलब नेमिंग की बात कर रहा हूँ मैं, किसी सॉइल का नेम देना है ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। तो हम पहले ग्रेड का नाम लिखेंगे, फिर क्लास का नाम लिखेंगे, फिर टाइप का नाम लिखेंगे। समझ आई बात। ऐसे करेंगे जैसे कि मॉडरेट, मीडियम, और फिर बाद में हम लिख देंगे ब्लॉकी, है ना, या फिर प्लेट लाइक। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस तरह से सीक्वेंस फॉलो किया जाएगा उसकी नेमिंग करने के लिए। अब नेमिंग करने के लिए ऑफकोर्स पहले उसे जज किया जाएगा कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह से मजबूत है, कैसा है, तो मॉडरेट है। और उसके बाद अगर उसका पार्टिकल साइज़ को हम चार्ट में मैच करेंगे कि भाई मीडियम साइज़ पार्टिकल है तो उसका नाम मीडियम मेंशन करेंगे। और उसके बाद शेप को हम कंसिडर करेंगे। तो इसका फॉलो क्या किया जाता है प्रोसेस सीक्वेंस, तो याद रखें ग्रेड, क्लास एंड देन टाइप। ओके, तो ये छोटा सा पॉइंट है, नोट करके आप इसे भी लिख लीजिएगा। ओके, तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे वेरियस शेप्स ऑफ द सॉइल स्ट्रक्चर। ओके, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में। टाइप्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर के अंदर आपने जैसा कि जाना 4 मेन टाइप्स हैं शेप के बिहाफ पे, है ना। शेप कैसी है उसके बेसिस पे हम देख रहे हैं। तो सबसे पहली है प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। प्लेट लाइक यानी जो फ्लैट होगी, तो आप इसका मतलब ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि यहाँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी क्षैतिज अक्ष जो है वो क्या होगी, ज़्यादा लंबी होगी किसके कंपैरिजन में, तो हम देख रहे हैं वर्टिकल एक्सिस के रूप, है ना, ऊर्ध्वाधर अक्ष के। तो कहने का मतलब ये हुआ हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज मोर लॉन्गर देन, देख रहे हैं हम वर्टिकल एक्सिस, यानी वो ऐसे क्षैतिज रूप में ज़्यादा फैली हुई होगी एज कम्पेयर टू वर्टिकल एक्सिस, है ना। तो इसे आप समझ सकते हैं, इसे हम कहते हैं प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। वहीं प्रिज्मेटिक को हम किस तरह से डिफाइन करें, प्रिज्मेटिक उल्टा हो जाएगा। पिलर लाइक, पिलर जैसा अगर हमें बनाना है तो हम कहेंगे वर्टिकल एक्सिस इज मोर लॉन्गर देन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकली ज़्यादा लंबा हो जाए एज कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ वर्टिकल एक्सिस इज मच लार्जर देन दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और तीसरा हम देखते हैं जब तीनों ही डायमेंशन, मतलब डायमेंशंस आप भी जानते होंगे कि एक एक्स एक्सिस हम समझते हैं, एक वाई एक्सिस समझते हैं, एक जो आपकी तरफ आ रही है यानी जेड एक्सिस समझते हैं आप, है ना, आपने पढ़ी ही होंगी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो तीनों ही एक्सिस के रूप में जब हम देखते हैं स्ट्रक्चर बराबर सा दिखे यानी ब्लॉक के रूप में दिखे तो हम उसे क्या कहते हैं, क्यूब के रूप में दिखें तो उसे हम कहेंगे ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर, है ना। इस तरह से इसे डिफाइन किया जाता है। और स्फेरॉइडल का मतलब तो आप जानते ही हैं, जो पैड गोल यानी राउंड से हो, है ना, चारों तरफ से। इसमें भी डायमेंशन वैसे तो एक तरफ बराबर ही होती हैं, गोल सा हमें स्ट्रक्चर दिखता है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्फेरॉइडल कह देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं प्लेट लाइक को 2 तरह से डिवाइड किया जाता है। पहला नाम हम देते हैं प्लेटी और दूसरा नाम हम देते हैं लेमिनार। लेमिनार मतलब जो लीफ जैसा हम रिलेट करते हैं, यानी पतला, ज़्यादा पतला। तो हम देखेंगे थिन प्लेट्स, बहुत ज़्यादा पतली प्लेट्स हों तो उसे हम कहेंगे लेमिनार। थोड़ी सी मोटी हों तो उसे हम कहेंगे क्या, थिक प्लेट्स हों तो उसे प्लेटी स्ट्रक्चर कहेंगे। तो 2 स्ट्रक्चर्स, प्लेटी मतलब मोटी है, लेमिनार मतलब ज़्यादा ही पतली है, ठीक है। और साथ में ये ओवरलेप्ड होती हैं आपस में स्ट्रक्चर्स, हम देख रहे हैं प्लेटी स्ट्रक्चर जो है आपस में ओवरलेप होती हैं। और ओवरलेपिंग के साथ में आप इसे भी याद रखें कि इसमें एरिएशन और हम देख रहे हैं वाटर फिल्ट्रेशन, या हम देखते हैं वाटर इनफिल्ट्रेशन जो कह रहे हैं, पानी अंदर जाना, पर्कुलेटिंग नेचर जो है पानी का वो कम देखा जाएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये एक के ऊपर एक ऐसे ओवरलेप्ड होती हैं तो उसमें पानी अच्छे से मूव नहीं कर पाएगा नीचे, ड्रेनेज अच्छा नहीं होगा, ऐसा समझ सकते हैं। और दूसरा हम देख सकते हैं प्रिज्मेटिक। प्रिज्मेटिक अभी आपने समझा पिलर जैसा होता है, पिलर जैसा हो और ऊपर से या उसके चारों तरफ हम जो एजेस देख रहे हैं, किनारे देख रहे हैं, वो शार्प हैं
एकदम कट शार्प कट्स दिखाई दे रहे हैं तो उसे क्या कह देंगे, तो उसे हम कह देंगे प्रिज्मेटिक। और दूसरा अगर हम कहेंगे राउंड यानी गोलाई में देख रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉलमलर। गोल गोल से अगर हम देख रहे हैं एजेस देखेंगे तो उसे हम कॉलमलर कहेंगे, ठीक है, कॉलमलर कहेंगे। तीसरा हम देख रहे हैं ब्लॉक को भी दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एंगुलर, वही बात है, एंगुलर मतलब जो सटीक एकदम फेस एजेस वर्टेक्स एकदम साफ साफ नजर आते हैं तो उसे हम कहते हैं क्या, शार्प एजेस होते हैं तो उस कंडीशन में एंगुलर कह देते हैं, और गोल गोल से होते हैं तो उसे हम सब एंगुलर कह देते हैं, ठीक है। तो इन्हें नाम को आपने हो सकता है पहले भी सुन रखा हो, आप जानते ही होंगे इनके बारे में। स्फीरॉइडल के अंदर इंपॉर्टेंट बातें हैं। स्फीरॉइडल के अंदर पहली जो टाइप है वो है क्रम्ब लाइक। क्रम्ब के अंदर हम देखते हैं ये ज़्यादा पोरस होता है, इसके बीच में पोर्स जो होते हैं वो ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, ठीक है। जबकि हम बात करें ग्रैन्युलर का तो इसमें जो गोल थोड़े बड़े पार्टिकल्स जो हम देख रहे हैं उनके अंदर पोर्स जो है वो कम अवेलेबल होंगे, यानी नॉन पोरस या लेस पोरस कहे जाते हैं। यहाँ नॉन तो नहीं लिखना चाहिए, होता तो ये भी पोरस है, लेकिन हमें यहाँ पे इसे लेस पोरस जरूर लिख देना चाहिए। इसे वेरी पोरस लिख सकते हैं, इसे लेस पोरस लिख देना चाहिए, ठीक है। इसमें पोरस थोड़े कम होते हैं, आप खुद लिख लीजिएगा, है ना। और उसके बाद हम देखते हैं ये जो क्रम्ब स्ट्रक्चर है ये बेस्ट माना जाता है। जैसा कि आपने जाना ये इसमें पोर्स ज़्यादा होते हैं, पोर्स ज़्यादा होते हैं तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी होगी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के साथ साथ में इसमें हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर पानी निकल जाए तो उसके बाद उसमें अगर एयर देखेंगे तो एयर भी अच्छे से अवेलेबल हो सकती है। तो कह सकते हैं कि यहाँ हम देखते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होने की वजह से ये ज़्यादा फर्टाइल मानी जाती है, तो क्रम्ब सॉइल जो है वो बेस्ट मानी जाती है एग्रीकल्चर के लिए। इसे आप याद रखिएगा, है ना। लोमी सॉइल जो आपने पिछले वीडियो के अंदर लोमी टेक्सचर जो आपने जाना था, इसे हम जो सैंड सिल्ट और लगभग क्ले का एक इक्वल सा प्रोपोर्शन होता है उसे एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट मानते हैं। तो वैसे अब सॉइल स्ट्रक्चर के अंदर आपसे पूछे कि कौन सा बेस्ट होता है तो आप याद रखेंगे क्रम्ब के अंदर जिसमें पोर्स ज़्यादा होते हैं, ओके, याद रहेगा आपको। उसके बाद हम देखते हैं इसके कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स कि भाई कहाँ देखे जा सकते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लेट लाइक, प्रिज्मेटिक, ब्लॉकी और स्फेरिडल कहाँ देखे जा सकते हैं। तो सबसे पहला है फाउंड इन ए होरिजन ऑफ द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जो होता है, फॉरेस्ट है ना, या हम दे सकते हैं वर्जिन सॉइल भी लिखा गया है, वर्जिन जिसे छेड़ा नहीं गया है, मतलब ऐसी सॉइल जहाँ पे कल्टीवेशन वगैरह नहीं हुआ है, तो ऐसी जगहों पे हम देखते हैं जो, या फॉरेस्ट वाला एरिया की जो सॉइल है वहाँ सॉइल के अंदर हम देखते हैं प्लेट लाइक स्ट्रक्चर देखी जा सकती है, सॉइल की प्लेटी स्ट्रक्चर देखी जा सकती है। प्रिज्मेटिक कहाँ देखी जा सकती है, तो प्रिज्मेटिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ, तो हम देख रहे हैं फाउंड इन बी, या हम देख सकते हैं सब होरिजन ऑफ बी, यानी सब होरिजन तो याद रखना ही है। सॉइल प्रोफाइल का अगर वीडियो देखा है आपने तो आप जानते होंगे कि आइल्यूविएटेड जोन, आइल्यूविएटेड होरिजन को अपन कहते हैं बी होरिजन, जहाँ ऊपर से कुछ नीचे आता है, तो उस रीजन के अंदर हम देखते हैं पर्टिकुलर हम देखते हैं जो सब होरिजन है ना। तो सब होरिजन किसका, एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में, एरिड और सेमी एरिड रीजन, तो वहाँ पे कैसी होती है सॉइल, सेलाइन और एल्कलाइन सॉइल होती है ना। हो सकता है आप इसके बारे में जानते हो कि वहाँ पानी कम होता है अवेलेबल, तो इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, तो वो पानी के साथ सॉल्ट ऊपर आ जाते हैं ना। तो ऐसी कंडीशन में सेलाइन एल्कलाइन सॉइल्स के अंदर वहाँ हम देखते हैं बी होरिजन में स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है, याद रखना है हमें, प्रिज्मेटिक होता है। प्रिज्मेटिक यानी जो आपने अभी जाना एकदम कॉलम के रूप में होता है, ठीक है, इसे याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देख रहे हैं ब्लॉक लाइक, तो ब्लॉक लाइक कहाँ देखा जाता है, ये भी बी होरिजन में देखा जाएगा, लेकिन कल्टिवेबल लैंड्स यानी जो हम जहाँ पे खेती वगैरह करते हैं उन लैंड्स के अंदर बी होरिजन जो होगा वहाँ पे हम देख सकते हैं ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर देखा जाता है। और फिर बचा क्रम्बी, तो क्रम्बी कहाँ देखते हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए होरिजन, यानी ऊपर के होरिजन में ही, लेकिन जहाँ ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा हो जहाँ ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा हो। ऑर्गेनिक मैटर क्या आप जानते हैं कि ग्लू का काम करता है सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में, ग्लू का काम यानी पार्टिकल्स को चिपकाए रखने का काम करता है, इन्हें जोड़े रखने का काम करता है। तो ऑर्गेनिक मैटर अगर सॉइल में ज़्यादा होगा, पहली बात तो कहाँ हम ज़्यादा मान सकते हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि हमारी कल्टिवेबल लैंड्स के अंदर जो ए होरिजन है, ऊपर का ओरिजन, वहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है, अगर हमने ऑर्गेनिक मैटर FIM वगैरह के रूप में ज़्यादा प्रोवाइड करा रखा है, तो उस कंडीशन में हम देख सकते हैं सॉइल पार्टिकल्स एग्रीगेट होंगे, आपस में जुड़ेंगे, किसकी वजह से, ऑर्गेनिक मैटर नाम के ग्लू की वजह से जुड़े रहेंगे, एक क्रम्बी स्ट्रक्चर से क्रिएट कर सकते हैं, क्रम्बी या ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर के रूप में फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह से याद रखना है कि स्फेरॉइडल स्ट्रक्चर जो होती है वो एग्रीकल्चर के लिए अच्छी है, स्फेरॉइडल में भी कौन सी अच्छी है, तो क्रम्बी स्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। तो इस तरह से अभी अपन ने कंपेयर कर लिया प्लेट लाइक, प्रिज्मेटिक, ब्लॉक और स्फेरॉइडल स्ट्रक्चर्स को, है ना।
और अब लास्ट एट द एंड क्या पढ़ेंगे अपन, लास्ट एट द एंड हम ये समझेंगे कि इनका मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है, यानी मैनेजमेंट ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें फंडामेंटली पता होने चाहिए, है ना। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में। मैनेजमेंट यानी किस तरह से मैनेज किया जाए सॉइल स्ट्रक्चर को, कैसे बेहतर बनाया जाए। तो उसमें सबसे पहली प्रैक्टिस जो हम देखते हैं वो है टिलेज। टिलेज यानी आप भी जानते हैं सॉइल के अंदर जो एकदम हार्ड लेयर्स बनने लगे तो उसे हम तोड़ते हैं एक तरह से, है ना, उसे लूजनिंग करते हैं, साथ में नीचे वाली लेयर्स को कोशिश करते हैं वो ऊपर वाली लेयर्स के रूप में डिस्प्लेस हो जाए, ताकि क्या हो, कुछ अगर हम माइक्रोब्स वगैरह जो देख रहे हैं जो अच्छे नहीं हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में ख़त्म हो सकें, है ना, बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह डिस्ट्रॉय हो सकें। या इस तरह से हम कुछ चीज़ें जो है बेसिक रूप में समझते हैं अपने दिमाग में कि अच्छा हाँ टिलेज इस रूप में किया जाता है। तो टिलेज जो है अल्टीमेटली हार्ड हम देखते हैं सॉइल स्ट्रक्चर अगर है तो उसे हम देखते हैं क्रम्बी स्ट्रक्चर के रूप में या बैटर स्ट्रक्चर के रूप में, ताकि जिसमें प्लांट आसानी से अपने रूट्स को पेनिट्रेट कर सके या इजी फॉर्म थोड़ी बना सकें उसे, है ना, मोर क्रम्बी बना सकें उसे। तो उसके लिए हम देखते हैं टिलेज प्रैक्टिसेस की जाती हैं। तो टिलेज प्रैक्टिस हम देखते हैं अफेक्ट करती हैं, बिल्कुल करती हैं, अच्छी हैं किसके लिए, सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, है ना। इतना ज़्यादा भी हमें टिलेज नहीं करना है कि ज़्यादा ही क्रम्बी स्ट्रक्चर भी ना रहे और बिल्कुल ही हालत ख़राब हो जाए सॉइल की, है ना, ज़्यादा भी नहीं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जिसके ऊपर मैं फोकस करना चाहता हूँ वो ये है कि टिलेज करना कब है। करना है ये तो सबको मालूम है, दुनिया करती आ रही है, लेकिन कब करना है ये भी इंपॉर्टेंट है। कब करना है ये ज़्यादा ज़रूरी है। इट शुड बी डन विद इन द रेंज ऑफ ऑप्टिमम मॉइस्चर। ऑप्टिमम मॉइस्चर यानी आपको पता होना चाहिए कि जब हम टिलेज करना चाहते हैं उससे पहले हमें इरिगेशन देनी चाहिए, किसके ऊपर, हम देख रहे हैं फील्ड के ऊपर, ताकि हम देख रहे हैं कि जो पानी अवेलेबल हो जाए सॉइल को, और जितना पानी ग्रेविटेशन वाटर के रूप में नीचे जाना चाहता है या जा सकता है वो चला जाए, और जितना सॉइल होल्ड कर सकती है पानी को वो हम देख सकते हैं होल्ड के रूप में रह जाए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फील्ड कैपेसिटी, नाम तो सुना ही होगा कि फील्ड कैपेसिटी को आप जानते होंगे कि एक ऑप्टिमम मॉइस्चर कंडीशन मानी जाती है कि जब हम देखते हैं हमने इरिगेशन वाटर दे दिया और सॉइल में से जितना पानी ग्रेविटेशनल वाटर के रूप में निकल सकता था निकल गया, उसके बावजूद भी हम देखते हैं सॉइल जो पानी पकड़ के बैठी है फील्ड के अंदर, तो उसे हम फील्ड कैपेसिटी कहते हैं। तो उस फील्ड कैपेसिटी वाली कंडीशन पे हमें क्या करना चाहिए, टिलेज करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब ज़रूर याद रखिएगा कि एट द फील्ड कैपेसिटी टू इंश्योर द लीस्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ द सॉइल एग्रीगेट, कि सॉइल एग्रीगेट्स का डिस्ट्रक्शन भी ना हो और ऑप्टिमम कंडीशन पे आ जाएं ताकि उसमें आसानी से प्लांट्स ग्रोथ कर सके। याद रहेगा, रहना चाहिए, ज़रूरी पॉइंट है बहुत कि फील्ड कैपेसिटी पे टिलेज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ें तो वो है ऑर्गेनिक मैटर, जो पहले ही बताया मैंने आपको, ग्लू के रूप में काम करता है ऑर्गेनिक मैटर। तो ऑर्गेनिक मैटर जितना ज़्यादा होगा वो एग्रीगेटिंग इफेक्ट अच्छा क्रिएट करेगा उसके अंदर, तभी हम कहते हैं FYM वगैरह जो हम देख रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर जो है प्रोवाइड कराना चाहिए, हर साल कराना चाहिए ताकि सॉइल के अंदर एग्रीगेशन अच्छा हो, है ना। साथ ही माइक्रोबियल एक्टिविटी भी अच्छी होगी इससे, है ना, माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ क्यों, क्योंकि वो उसको डिस्ट्रक्शन डिकम्पोजिशन करेंगे और उससे क्या बनेगा, ऑर्गेनिक एसिड्स वगैरह बनेंगे। ऑर्गेनिक एसिड्स वगैरह भी ज़रूरी हैं किसके लिए, एग्रीगेशन के लिए, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ ऑर्गेनिक मैटर का एडिशन करना चाहिए। तीसरा हम देख सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ लेग्यूमिनस क्रॉप, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेग्यूमिनस क्रॉप्स जो होती है ना, आपको पता होना चाहिए इनकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। ये ऐसी ना, इनकी जो रूट्स हैं वो इस तरह से आप समझ सकते हैं मॉडिफाइड है या एडेप्टेड है कि इनके ऊपर हम देखते हैं कैटायंस आसानी से अच्छी तरह से ज़्यादा क्या हो सकते हैं, एक्सचेंज हो सकते हैं। तो यहाँ नहीं H+ आयंस वगैरह जो है वो ज़्यादा एक्सचेंजेबल कंडीशन पे होते हैं इस रूट्स के ऊपर। तो कहने का मतलब लेग्यूमिनस क्रॉप्स को हमें क्रॉप रोटेशन के अंदर एडिशन जरूर करना चाहिए, है ना। लेग्यूमिनस क्रॉप्स अच्छी होती हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करती हैं, आप जानते ही हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ क्रॉप रोटेशन कपल्ड विथ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, ये भी इंपॉर्टेंट है। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर ना, इसे भी स्टार करके दिमाग में फिट कर लें। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर सॉइल स्ट्रक्चर के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है कि फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर अगर आप लेग्यूमिनस क्रॉप्स को देंगे तो आपको पता होगा कि नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाते हैं। वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाते हैं का मतलब मेरा ये है कि ऊपर का जो हिस्सा है प्लांट का, स्टेम्स वगैरह, उनकी ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। तो जबकि फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो रूट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, रूट ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं। तो अगर हमने लेग्यूमिनस क्रॉप जिसके अंदर जो हमारा टारगेट ही इसीलिए डाला था हमने कि ताकि उसकी रूट्स अच्छी हों, तो उसमें अगर आप फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर भी डाल दोगे तो वो और ही बढ़िया, है ना,
तो कहने का मतलब ये हो गया, सोने पे सुहागे वाली बात है कि लेग्यूमिनस क्रॉप के ऊपर क्या डाल दो आप, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स भी डाल दो। और उसके साथ में तीसरा पॉइंट जो बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैंने वास्तव में स्लाइड क्रिएट करी है ना, क्या वो है, एड्जॉर्प्शन ऑफ कैटायन। एड्जॉर्प्शन का मतलब समझते हैं ना, एड्जॉर्प्शन होता है, एक एब्जॉर्प्शन होता है, हाँ जानते ही हैं, बताने की जरूरत नहीं है। एड्जॉर्प्शन मतलब किसी सरफेस के ऊपर हम देखते हैं कोई चीज़ आ जाती है तो उसे एड्जॉर्प्शन कहते हैं, अंदर खींच के अंदर ये चली जाती है तो एब्जॉर्प्शन कहते हैं, ध्यान जानते हैं आप। तो एड्जॉर्प्शन ऑफ कैटायंस, तो सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और H+ आयन, ऐसे आयन्स अगर प्रेजेंट होंगे, है ना, H+ से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप ये समझ सकते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, और Fe+2 को भी देख सकते हैं, यहाँ मैंने फेरस ऑक्साइड्स के रूप में भी लिखा है। तो ये जो ऑक्साइड्स होते हैं ये अगर अवेलेबल होंगे, एड्जॉर्ब होंगे सॉइल के ऊपर, तो उसमें फ्लॉक्यूलेटिंग इफेक्ट बढ़ेगा। फ्लॉक्यूलेशन मतलब उसका फ्लॉक्यूलेशन बढ़ेगा। पिछला वीडियो अगर आपने देखा है तो आपको ज़रूर याद होगा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में मार्लिंग के बारे में बताया था। अब वो बात अलग है, आपने वीडियो ही नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं देखा है तो देख सकते हैं आप, उसके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा। तो मार्लिंग के अंदर मैंने आपको बताया था कि एडिशन ऑफ कैलकेरियस क्ले, कैल्शियम युक्त क्ले को किस में डालना है, सॉइल में डालना है, तो उस कंडीशन को हम मार्लिंग कहते हैं। मार्ल का मतलब यही होता है, जो कैल्शियम वाली क्ले जो होती है उसे मार्ल कहते हैं, है ना। तो उस मार्ल को अगर डालते हैं सॉइल में तो उससे सॉइल का स्ट्रक्चर इंप्रूव होता है। मैंने आपको बताया था उससे सॉइल स्ट्रक्चर पे फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो ये सॉइल स्ट्रक्चर इंप्रूव करता है। क्यों करता है? क्योंकि कैल्शियम अवेलेबल है, कैल्शियम अवेलेबल है तो फ्लक्चुएशन ज़्यादा होगा, फ्लक्चुएशन ज़्यादा होगा। अब इसके पीछे भी एक रामायण है कि फ्लक्चुएशन क्यों अच्छा हो गया कैल्शियम जैसे आयंस की वजह से, क्या कारण है। सॉइल कोलाइड्स का जो टॉपिक है, अंदर की बात है ये थोड़ी सी, क्या अंदर की बात है कि सॉइल कोलाइड्स का जब हम टॉपिक आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे तब उस दौरान आप जानेंगे कि सॉइल कोलाइड्स जो होते हैं उनके ऊपर दो तरह की लेयर्स हम देखते हैं। कैटायन एक्सचेंज साइट जो होती हैं, जहाँ कैटायन एक्सचेंज होते हैं, उस साइट पर दो तरह की लेयर्स होती हैं। एक लेयर जो होती है इसे हम फिक्स्ड लेयर कहते हैं, जबकि एक लेयर जो होती है वो डिफ्यूज्ड लेयर के रूप में हम समझते हैं। तो डिफ्यूज्ड लेयर और फिक्स्ड लेयर के बीच में जीटा पोटेंशियल होता है, ठीक है। अगर ये बातें आपको बिल्कुल नहीं पता, ऐसा कुछ सुन नहीं रखा है तो कोई बात नहीं, स्किप कर दो, बट फिर भी एक बार सुनने को सुन लो कि भाई आगे वाले टाइम में जब अच्छे से पढ़ना है तब काम आएगा। कि क्या बताना चाह रहा हूँ मैं यहाँ से रिलेटेड, कि एक फिक्स लेयर होती है, एक डिफ्यूजन लेयर होती है, दोनों के बीच में जीटा पोटेंशियल होता है। जीटा पोटेंशियल अगर कम है तो हम देखते हैं वहाँ पे फ्लक्चुएशन इफेक्ट क्रिएट होता है, मतलब वो ज़्यादा स्टेबल कंडीशन हो जाती है वहाँ पे, तो वो ज़्यादा स्टेबल कंडीशन हो जाती है तो सॉइल पार्टिकल्स जुड़े हुए रहने की कोशिश करते हैं। उसके ऊपर हम देखते हैं सॉइल पार्टिकल्स आपस में जुड़े रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जीटा पोटेंशियल ज़्यादा है तो उस कंडीशन में हम देखते हैं क्या नहीं हो पाते, पार्टिकल्स आपस में जुड़े नहीं पाते। तो ऐसा होता है उस कंडीशन में जब सोडियम आ जाता है Na+, तो उसके पास तो एक ही चार्ज है, जबकि हम बात कर रहे हैं कैल्शियम+2 जिनके पास दो चार्ज हैं। तो कैल्शियम+2, मैग्नीशियम+2, एल्यूमिनियम+3 ऐसे जब आ जाते हैं ना, तो ये डिफ्यूज लेयर को बहुत कम कर देते हैं, डिफ्यूज लेयर को कम कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि जीटा पोटेंशियल कम हो जाता है, जीटा पोटेंशियल कम हो जाता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है तो वहाँ फ्लक्चुएटिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। आ रहा है कुछ समझ में? नहीं आ रहा है समझ में? कोई बात नहीं, छोड़ो आगे बढ़ते हैं। इतना याद जरूर रखिएगा कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और H+ आयंस साथ में सेस्कियो ऑक्साइड्स नाम से भी आ जाए तो ये फ्लक्चुएशन इफेक्ट क्रिएट करते हैं। जबकि सोडियम जो है, जो अच्छे से डिस्पर्जन लेयर को कम कर नहीं पाता, तो फिर वो क्या करता है, उल्टा डिस्पर्जन क्रिएट करता है, मतलब सॉइल पार्टिकल्स आपस में जुड़ नहीं पाते हैं, तो उसे हम कहते हैं डिस्पर्जन हो जाना, ठीक है। इसी के लिए मैंने वास्तव में ये स्लाइड क्रिएट करी है जो कि है मैनेजमेंट ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। नहीं आई है तो आने वाले वीडियोज़ में जब हम सॉइल कोलाइड्स के टॉपिक को पढ़ेंगे तो आई एम रियली श्योर तब आपको अच्छे से समझ आ ही जाएगा। और नहीं तो अभी भी इसको भी आप थोड़ा सा पीछे टैप 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 करके 30-40 सेकंड पीछे खींचो वीडियो को, आ जाएगा समझ में। ऐसा कुछ हार्ड चीज़ तो मैंने बताई भी नहीं है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ, तो इस तरह से आज हमने जाना क्या, सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में। सॉइल स्ट्रक्चर के बाद का जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे सॉइल क्रस्टिंग। सॉइल क्रस्टिंग क्या होती है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही इस वीडियो से पहले की वीडियोज़ में मैं सॉइल फिजिक्स के तो टॉपिक्स कुछ कवर कर ही चुका हूँ, और साथ में फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस में पीडोलॉजी के सभी टॉपिक्स जो हैं, लगभग सभी टॉपिक्स जो हैं मैं कवर कर चुका हूं। अगर इस वीडियो से पहले के वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। साथ में आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप इस वीडियो को लाइक करें और साथ में
इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और साथ में क्योंकि इस वीडियो को लाइक करने से इस चैनल की और भी जो वीडियोस हैं यूट्यूब आपको रिकमेंड करता रहेगा, तो आप इस चैनल से और अच्छे से जुड़ सकते हैं। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए जुड़े रहिएगा एग्रीकल्चरल स्टडीज़ से।